ये साल बहुत ही उम्दा रहा है, अ गोल्डन ईयर फॉर रियल एस्टेट। इट्स कॉल्ड द विराट कोहली मोमेंट। तो सारे रिकॉर्ड्स टूटते ही रहते हैं अपने आप। 2026 में भी हमें यही होता हुआ दिखेगा और अगला ईयर एंडर हम करेंगे तब भी यही बात करेंगे। वक्त आएगा जब हम उस पीक तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद उसे नीचे आना ही है। थोड़ा विदेश से आ गया, थोड़े यहाँ के लोग, थोड़ा शेयर मार्केट, तो वो साइकिल अभी तक चले जा रही है और वही हमें सरफेस पे दिखती है। क्या है एक्चुअल कहानी? 4-5 साल में एंड यूजर्स हैव कमांडेड द मार्केट एंड दैट्स ओनली हेल्दी फॉर द रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग ग्रोथ। कि किसी एनआरआई ने इंडियन रियल एस्टेट में आज तक पैसा बनाया नहीं है। जो ये कहानी है कि भाई छोटे शहरों में अब आप निवेश कीजिए, वहां अच्छे दिन आने वाले हैं, ये तो कंट्राडिक्ट हो गई। पूना 15-20 साल पहले दैट वाज अ स्लीपिंग सिटी। इट इज द ओनली टॉप सिटी व्हिच इज डूइंग सो वेल व्हिच इज नॉट अ स्टेट कैपिटल। एक लाइफ की क्वालिटी होनी चाहिए, मिस हो रही है। वहीं पे सर सब कुछ इतना सारा हुआ जा रहा है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इंप्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कोई डिस्कशन नहीं होता। वो भारत जहां पर ये सारी तब्दीली होगी वो एक दूसरा ही होगा। कि हमारे रिटायरमेंट से पहले वो हो जाए, ताकि ऐसा एक शो हम तीनों बैठ के और कर ले। एक मोटा प्रेडिक्शन अगर आपको 2026 के लिए करना हो तो आप क्या करेंगे? Of course there will be some intermediate cycles. कॉमनवेल्थ आ चुका है, ओलंपिक्स भी आ ही जाएगा। The cities that you have to watch out for. अहमदाबाद very bullish on नोएडा। मार्केट कुछ इतनी अच्छी है, कहीं ना कहीं जाकर ये अब तकलीफ देना शुरू कर सकती है। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। दो और मेहमान आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे होंगे स्टूडियो में, लेकिन उनका परिचय मैं कराता हूं। 2 मिनट दीजिएगा। उससे पहले जरा आज के शो की बात कर लें तो 2025 अब समाप्ति की ओर है और 2026 का हम सब तहे दिल से स्वागत करेंगे। और जाहिर सी बात है, द रियल एसेट शो में बात हो रही है और इस वक्त बात हो रही है तो लेखा जोखा होगा 2025 का। लेकिन आप कहेंगे एक एपिसोड आपने कर तो लिया, अब और क्या बोर करने आप आए हैं। लेकिन उस एपिसोड में भी उतनी बातें शायद नहीं हो पाई जितना वास्ट हमारा रियल एस्टेट है। तो हमने सोचा कि थोड़ा और अंदर जाते हैं, थोड़ा और गहरा उतरते हैं और थोड़े और अलग अलग ख्यालात लेकर आते हैं इसके अंदर कि अलग अलग एक्सपर्ट उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा विमल नादार साहब थे, उनकी एक रिपोर्ट थी, पंकज कपूर साहब थे, उन्होंने अपना एक एनालिसिस दिया कि 2025 में देश का रियल एस्टेट कैसा रहा, 2026 से क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज ऐसे ही 2 और महानुभावों को हमने आमंत्रित किया है और उनके नज़रिए थोड़े अलग रहते हैं, अलग रहते हैं। उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे ताकि एक रियल पिक्चर हमें मिले, एक अलग पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिले कि रियल एस्टेट में 2025 को कैसे देखेंगे। मोटी मोटी बातें आप सबको पता है कि भाई लग्जरी हाउसिंग बहुत चल गई, हमारा ऑफिस स्पेस बहुत चल गया, वेयर हाउसिंग, ये वो बातें, ये नए टर्म्स आपने सीख लिए, डेटा सेंटर्स वगैरह। लेकिन इन सबका आपके लिए क्या मायना है, आप इससे क्या निकालेंगे, या सिर्फ बोलने करने की बातें ज़्यादा हैं? तो आज थोड़ा वो रियल टच लाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान, एक एक करके हम करते हैं उनका इस्तकबाल, अभिवादन। गुलाम जिया साहब, सीनियर एडी, नाइट फ्रैंक इंडिया। और अब तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसा लोग पूछेंगे कि आप नाइट फ्रैंक में हैं कि सीएनबीसी आवाज़ में हैं। आप ही के साथ है। साथ है, राइट। लेकिन दोनों ही जगह बहुत लंबी पारियां सर खेल चुके हैं और रियल एस्टेट को इनसे ज़्यादा शायद गहराई से कम ही लोग समझते होंगे। और साथ ही है मिस्टर अभिषेक किरण गुप्ता, सीईओ सीआरई मैट्रिक्स। आपका भी एक बेबाक अंदाज है बातों को रखने का, गहरी समझ आप भी रखते हैं रियल एस्टेट के बारे में। तो आज इन दोनों मेहमानों के साथ स्टूडियो में बातचीत होगी, इसका भी अपना आनंद है, क्योंकि जब हम थोड़ा दूरी से बात करते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं आता जो स्टूडियो के अंदर बैठ के बात करने में आता है, राइट। तो बहुत सारा स्वागत है आप दोनों का ही। गुलाम साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। पहला बेसिक सवाल, 2025 को अगर संक्षेप में आप रख पाएँ, आप कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट? रियल एस्टेट के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा साल मैं समझता हूँ 2025 जो गुजरा है। चाहे जो एसेट क्लास मतलब आप अगर रेसिडेंशियल, रिटेल, ऑफिस, इन सब को हम एसेट क्लास कहते हैं, हर एसेट क्लास के लिए तकरीबन ये साल बहुत ही उम्दा रहा है। और उस पे सर फहरिस्त रहे हैं रेसिडेंशियल एसेट क्लास के। जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस रियल एस्टेट डेवलपर्स ने हाउसिंग मार्केट में पाया है, ये शायद पिछले 20-25 साल का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। इन सब के परफॉर्मेंसेस वगैरह हिस्टोरिकल हाई रहे हैं। तकरीबन वो सारे रियल एस्टेट कंपनीज जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं,
इनका परफॉर्मेंस इवन स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे बेहतरीन रहा है। हालांकि स्टॉक वैल्यूएशन वाइज 2024 इनके लिए सबसे उम्दा था। 2025 में स्टॉक वैल्यूज इतनी नहीं इंप्रूव हुई हैं, लेकिन इनके रेवेन्यूज, टॉप लाइंस अनफोर्सीन, यानी तकरीबन आप ये मान लें कि 20,000-25,000 करोड़ का सामान एक एक कंपनी ने इस साल में बेचा है। पिछले साल इन्हीं का परफॉर्मेंस शायद 10,000 करोड़ के ऊपर का भी नहीं रहा होगा। तो ये जो एक ऊंची उड़ान इन्होंने भरी है, ये दर्शाती है कि 2025 इनके लिए बहुत सुनहरा वर्ष रहा है। दूसरी ओर ऑफिस सेक्टर, जो हम दफातर की बात करते हैं, वहाँ पर भी ये साल बहुत उम्दा रहा है, हिस्टोरिक बेस्ट। हम जहाँ तक अब तक अगले चंद दिनों में जब ये साल ख़त्म होगा तो शायद हम एग्जैक्ट नंबर आपको बता पाएँ, लेकिन 80 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा का परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है। शायद हम 85 तक पहुँचेंगे, जो पिछले साल से 20% ज़्यादा है। पिछले साल ऑलरेडी कई सारा हिस्टोरिक रिकॉर्ड टूट चुका था, दोबारा हिस्टोरिक रिकॉर्ड टूट रहा है। तो शायद ये 3 वर्ष लगातार एक के बाद दिगरे हम रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं ऑफिस सेक्टर में। दूसरी ओर हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत उम्दा वर्ष रहा है, क्योंकि ओवरऑल कई सारे उम्दा किस्म के जो इवेंट्स हुए हैं, जिसके कारण चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, कॉन्सर्ट्स हो, इनके कारण बहुत सारे शहरों में एक तरह की जो हवा चली कि लोग दूर दूर से आए वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर इन प्रोग्राम्स का आनंद लिया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टूरिज्म के भी कारण बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। रिटेल और वेयरहाउसिंग, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जो शायद थोड़े फ्लैट रहे हैं, लेकिन फिर भी गिरावट इनमें भी नहीं देखी गई। तो ओवरऑल अगर हम रियल एस्टेट का जायजा लें, 2025 जैसा मैंने शुरुआत की, रियल एस्टेट के लिए एक बहुत उम्दा साल रहा है, अ गोल्डन ईयर फॉर रियल एस्टेट। क्या बात है, सुनहरा वर्ष, गोल्डन ईयर फॉर रियल एस्टेट 2025। एक एक करके उसकी तह में जाएंगे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं गुलाम जिया साहब, और आप तो हमारे दर्शक भी समझते हैं, और आज अभिषेक सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो जब गुलाम साहब के साथ बातचीत होती है तो एक तरह की वोकेबलरी क्लास भी हो जाती है, उर्दू हिंदी मिक्स की। तो सरे फहरिस्त उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया जिसका मतलब मैं समझ रहा हूँ टॉप ऑफ द चार्ट। एग्जैक्टली, सरे फहरिस्त, बिल्कुल। तो ये हम सीखेंगे कुछ नए शब्द भी यहाँ पे, बड़ा मजा आएगा। राइट, तो ये तो गुलाम सर का एनालिसिस हुआ। किरण जी, आपका क्या एनालिसिस है 2025 को? आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा ही दृष्टिकोण जैसा गुलाम सर का, या कुछ और भी सिल्वर लाइनिंग्स आप पा रहे हैं यहाँ पे? तो आई एग्री विथ हिम. Real estate is going through this Goldilocks moment, or it's called the Virat Kohli moment, जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, टूटते ही रहते हैं अपने आप। 24 में भी रिकॉर्ड टूटा, 25 में भी रिकॉर्ड टूटा। मैं कुछ नंबर्स पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं हिंदुस्तान की, उसमें कुछ 5 लाख नए घर बिके। नए मतलब फर्स्ट होम, फर्स्ट न्यू डेवलपर से मैंने खरीदा। इफ़ यू ऐड द कैपिटल सिटीज ऑफ इंडिया, द जयपुर, द चंडीगढ़, द कोचीज, तो आप नंबर को सेफली डबल कर दीजिए, 10 लाख घर हो गए। और अगर आप रीसेल ऐड करोगे, मतलब हमने आपस में लिया, तो दैट बिकम्स अराउंड 20 lakhs. दिस इज नॉट हैपेंड अर्लियर. अच्छा, सो ग्रेट. नंबर 2, 80 मिलियन की ऑफिस ग्रेड ए लीजिंग हुई है इस साल, विच इज अगेन द मैक्सिमम एवर. Warehousing has been 60 million. So he did mention that warehousing is a little flattish, but warehousing is rocking actually. Why do I say that? जो हम हिंदुस्तान is the third country in the world जो अभी बिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड क्रॉस करी है, वेयरहाउसिंग में हम 350 मिलियन पे हैं. मार्क माई वर्ड्स, हम लोग मिलेंगे अगले साल, उसके अगले साल, वेयरहाउसिंग इज ग्रोइंग एट 15% एवरी ईयर, एंड वो ऑफिस को क्रॉस कर देगा 10 साल में. ओके, इतना वेयरहाउस बन रहा है और इतना लीजिंग हो रही है. ठीक है. तो हाउसिंग रॉकिंग, ऑफिस डूइंग वेरी वेल, वेयरहाउसिंग डूइंग वेरी वेल. रिटेल की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ. मेरे हिसाब से दैट इज द नंबर 1, मेरा सबसे फेवरेट एसेट क्लास है वो. क्योंकि सबसे यंग लोग तो यहीं रहते हैं. आपको कॉफी बेचनी यहाँ बेचनी पड़ेगी, कपड़ा बेचना यहाँ बेचना पड़ेगा, राइट. सो जो कंट्री वर्ल्ड में 7 to 8% जीडीपी ग्रो हो रही है, उसमें रियल एस्टेट तो हैज टू ग्रो एट दैट और मोर, क्योंकि इट्स एन एंसिलरी, इट्स अ डिराइव्ड डिमांड. अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, उसको रियल एस्टेट चाहिए ही चाहिए, राइट. चाहे वो ग्लोबल हो, इंडियन हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो. सो रियल एस्टेट इज डूइंग वेरी वेरी वेल पोस्ट कोविड, इवन बेटर एंड बेटर, व्हिच इज व्हाई आई कॉल इट अ गोल्ड मोमेंट और अ विराट कोहली मोमेंट. राइट. तो गुलाम साहब थोड़ा अंदर जाते हैं इसके. अगर इतना रियल एस्टेट हो रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हाउसिंग की बात कर लें, हालांकि हाउसिंग में फिर अभी सेगमेंट्स में जाएंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी, बट ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहे हैं. ऑफिस का कमाल हो रहा है, रिटेल के नंबर उन्होंने दिए, वेयर हाउसिंग के नंबर आपने दिए, तमाम चीज़ें. ये इसके पीछे का कारण क्या है? मतलब ठीक है इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या ये जो बिल्कुल एकदम बूमिंग रियल एस्टेट दिख रहा है,
ये हम ऐसे फेज से गुजर रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये पहला रिफ्लेक्शन रियल एस्टेट में दिख रहा है। अब इसके जो आफ्टर इम्पैक्ट्स आएंगे, जो कि मैं मानता हूं अच्छे होंगे, जो आपके मेरे जीवन को प्रभावित करेंगे, वो अभी देखना बाकी है। तो दोनों चीजें क्यों हो रहा है और इससे फायदा मुझे एज एन इंडिविजुअल क्या होने वाला है? पहले आपके सवाल के पहले पहलू पर नजर डालेंगे कि ये जो क्यों वाला सवाल है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस जवाब के लिए मुझे शायद आपको और आपके सामईन को 10-15 साल दर्शक आपके ऑडियंस को 10-15 साल पीछे शायद ले जाना होगा कि ये कोविड से पहले तक, अगर आप उससे पहले के चंद वर्षों पर नज़र डालें, आपको लगातार आपकी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बेहतरीन ग्रो करती दिखाई दी। मैं जिक्र कर रहा हूँ 2015-16 से 2020 तक का वो जो 5-6 साल थे, आपका स्टॉक एक्सचेंज बूमिंग था, हर तरफ हर सेक्टर परफॉर्म कर रहा था। एक वाहिद सेक्टर था रियल एस्टेट जो नहीं चल रहा था। तो आप यूं समझें कि चाहे जो सेक्टर हो उसमें जॉब ग्रोथ हो रहा है, लोगों की वेल्थ ग्रो हो रही है, सैलरी इंक्रीज हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन लोग मकान नहीं खरीद रहे थे। और वो चीज हर किसी को कंफ्यूज कर रखी थी कि ये क्या हो रहा है, लोग मकान क्यों नहीं खरीद रहे हैं। तो एक तरफ तो ये था कि उससे पहले वाले जो पीक्स थे उसमें अफोर्डेबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ था। अगर आपको याद हो, ये 2011-12 का जिक्र मैं कर रहा हूं कि जहां पर मकान इतने महंगे हो गए थे। मुंबई जैसे शहर में हम जब अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स देखते हैं, जिसमें अगर हम ये समझ लें कि आपकी हाउस होल्ड इनकम X है, तो उसके सामने टिपिकली 5x में आपको मकान मिलना चाहिए। लेकिन मुंबई जैसे शहर में ये अफोर्डेबिलिटी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि शायद आपको 90% तक के अनअफोर्डेबल हो चुका था, कि जहां आपके लिए मकान खरीदना दो भर नामुमकिन था। उसके बाद ये एक दौर आया जहां पर मकानों में, रियल एस्टेट में इतनी गिरावट देखी गई कि कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा था कि और मकानों की कीमतें गिरे, उसके बाद हम मकान खरीदें। फिर कोविड आया। कोविड के बाद हर चीज़ अचानक यूं लगी कि शायद अब तो रियल एस्टेट की फातिहा पढ़ ली जाए कि रियल एस्टेट ख़त्म हो चला। लेकिन उसके दूसरे और एक नया ही पहलू रियल एस्टेट का दिखाई दिया, जब लोगों ने अचानक, और उसको आप चाहे जो भी उससे आप नतीजा अखज़ करें कि लोगों को लग्जरी की इंपॉर्टेंस पता चली, या कोविड के कारण लोगों ने मकान खरीदने शुरू किए, जो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन ये तो फिर लोगों ने मकान एक मिनट में रोकूंगा जी। आपने कहा आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन आज तक की तो अंडरस्टूड थ्योरी यही है कि लोगों को बड़े घर की कीमत पता लग गई, लोगों को लगा कि भाई घर चाहिए, घूमने फिरने से ज्यादा जरूरी घर है। आप कह रहे हैं मैं इत्तेफाक नहीं रखता, तो फिर आपकी थ्योरी क्या है? हमारा ये समझना है कि जो कोविड या कोई भी महामारी कह लें, ये 100 साल में एक बार आती है, और ये लोग सब जान चुके हैं कि अगले 100 साल तक नहीं आना। तो अब अगर अगले 100 साल तक नहीं आ रही है, तो क्या कारण है आपको एक एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए? तो ये जो एक तरह का माहौल तैयार किया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक ओवरऑल देखिए, लोग उमूमन काफ़ी हद तक वो फोमो की तरफ चल पड़ते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक जो कंटेंट, एक जो एयर तैयार की जा रही है, वो हम आप जैसे लोग, मीडिया जैसे लोग, वो लोगों में एक तरह का एक व्यवहार क्रिएट कर देते हैं कि भाई आपको ख़रीदना है। तो ये, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है। अगर कोई ये कहता कि कोविड ने आपको सिखाया कि लग्जरी क्या चीज़ है, अरे क्या हमें कोविड से पहले लग्जरी का इल्म नहीं था? सवाल खड़ा होता है। ये कोविड ने आपको सिखाया कि आपको एक एक्स्ट्रा बेडरूम की ज़रूरत है, क्यों उससे पहले नहीं थी? अगर कोविड के कारण मेरे सडनली क्या मेरे पॉकेट्स डीप हो गए? क्या कोविड ने मेरे जेबों में ऐसी रकम भर दी कि मैं अब जाके लग्जरी मकान खरीदूं? ये लॉजिक नहीं है। और इस चीज़ को अगर किसी कारण यूज़ किया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग के तौर पर, कैंपेन के तौर पर चलाया जा रहा है, लोगों में ये सेंस डाला जा रहा है कि भाई आपको मकान खरीदना चाहिए क्योंकि आप कोविड से गुजर चुके हो, तो मकान खरीदो। तो एक वो फेस था जहां पर एक वेंजेंस के साथ लोगों ने कुछ खरीदारियां की, कुछ लोगों ने टूरिज्म की तरफ ध्यान दिया, और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन मकान खरीदना उस फहरिस्त में नहीं आता कि सडनली मकान खरीदना मतलब हुआ क्या कि वहीं पर, उसी चीज को मैं समझा रहा था कि वहीं पर ये था कि उससे पहले 7-8 साल तक लोगों के पास वेल्थ जमा हो रही थी। हमने जिक्र किया 2015 से 2020 के दौरान वेल्थ क्रिएट हो रही है, सैलरीज इंक्रीज हो रही है। और अगर आप इस चीज़ को दोबारा दोहराएं, ये वो दौरान था जब 2021 में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स लो करना शुरू किया, और हिस्टोरिकली भारत के हिस्ट्री में
पहली दफा 6.5% का होम लोन आपको दस्तयाब हुआ। तो ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही थी। एक तो आपके पास डीप पॉकेट्स तैयार हो रहे थे, 5, 7, 8 साल तक आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे थे, मकान नहीं खरीद रहे थे, फिर होम लोन इंटरेस्ट रेट इतना नीचे आ गया, फिर आपने ये पाया कि इस दौरान में मकानों की कीमतें सबसे अफोर्डेबल लिमिट पर आ चुकी हैं। राइट, बिल्डरों ने भी कहा बेचेंगे। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें इकट्ठा होने के बाद आपको एक माहौल तैयार हुआ और एक रीजन बना लोगों को मकान खरीदने का। अब ये हुआ कि उस समय अगर आप, चूंकि हम डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन अपर एंड पर ही फोकस ज्यादा रहा, क्योंकि डेवलपर को लगा कि लग्जरी, और वो कहानी बहुत अच्छी तैयार हुई कि कोविड के बाद हर शख्स लग्जरी चाहता है, तो वो कहानी के कारण लोगों ने लग्जरी खरीदना शुरू किया और वो चल रहा है, अब तक चल रहा है। और वो चीज़ एक चिंता का विषय है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्यों का जवाब यहां से आपको मिलेगा कि सभी के पास उससे पहले के 8-10 साल का पेंटअप डिमांड मार्केट में था। अभी अभिषेक ने आपको एक नंबर बताया, वो टॉप के शहरों में 5 लाख जो मकान बिके, आपके लिए उन 2015 से 2020 के दौरान 2 से 2.5 लाख मकान बिकते थे। मार्केट आधे रफ्तार पर चल रही थी। तो वो सारा पेंटअप डिमांड तो था। हर साल दर साल कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख जो मकान खरीदे बेचे जा सकते थे वो नहीं बिके। वो लोग तो मार्केट में थे। तकरीबन 8 से 10 लाख ऐसे लोग बिल्कुल रहे हैं जिन्होंने उस दौरान में अपने मकान खरीदने का डिसीजन डिले किया है। आज वो लोग हैं मार्केट में, उनके पास पॉकेट्स भी हैं, डीप पॉकेट्स हैं। आप ये समझें कि जो उमूमन रियल एस्टेट का ग्रोथ रेट उमूमन 7-8% पर एनम आंका जाता है, अगर आप वर्स्ट जो केस भी पकड़ लें, आप इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो पर देखें, आपको SIPs भी आपको डबल डिजिट में ग्रोथ दे गए हैं। 20% तो नॉर्मल, लेकिन मिनिमम आपने 12-13% वहां भी ग्रो किया। तो ये जो आपके पैसे, आपकी वेल्थ ग्रो हुई है 2015 से 16 से 2020 तक, वो दोबारा विथ वेंजेंस जो वापस रियल स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा पैसा आया है, वही सारा पैसा है। हम आज जब स्टॉक एक्सचेंज हमारा पीक्स को छू रहा है, तब ये सवाल खड़ा होना चाहिए जो रियल एस्टेट में भी हो रहा है कि कौन मकान खरीद रहा है, वही लोग तो खरीद रहे हैं जो स्टॉक भी खरीद रहे हैं। तो लोगों के पास इफरात है, इफरात मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, क्वांटिटी में पैसा है, और वो यहाँ आया है। और जैसा मैंने बताया, एक ह्यूज पेंटअप डिमांड था जो कोविड से पहले तकरीबन 7-8 साल तक लगातार बढ़ता चला जा रहा था। आज वही लोग हैं जो मकान खरीद रहे हैं। ये तो हुआ आपके सवाल का पहला पहलू। दूसरा ये है, आप भी हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मैं दूसरे पहलू पे दोबारा आ जाऊंगा। चलिए, आई एम श्योर ही इज फीलिंग लेफ्ट आउट। ओवर टू यू। नो, सॉरी। तो इसमें हम थोड़ा ऐड कर दें। तो गुलाम जिया साहब, मतलब ये एक थ्योरी चलती थी कि भाई वो कोविड ने सबका दिमाग बदल दिया, सबको घरों की अहमियत समझ में आ गई, अब सब घर खरीद रहे हैं। गुलाम साहब ने कहा कि नहीं, ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन इसके पीछे और भी कि वो इतने साल की पेंटअप डिमांड, लोगों के पास पैसा जमा हो गया था। मेरा भी ये मानना है कि उसके बाद से लगातार वही लोग मेजॉरिटी में घर खरीद रहे हैं। एक वक्त आया था जब गुलाम साहब ने जिसका जिक्र किया कि वो 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिला, बहुत सारी राज्य सरकारों ने ड्यूटीज वगैरह थोड़ी कट कर दी, डेवलपर ने भी कहा कि भाई माल बेचना है तो उस समय अफोर्डेबल मिड सेगमेंट भी चले, लेकिन उसके बाद जो लग्जरी है वही चलता रहा, वो अभी तक चल रहा है, वही नंबर हम गिनाते रहते हैं। अब मुझे लगता है, ये मेरा अपना मानना है, सर का अपना एक उसमें नजरिया था कि ये वो लोग हैं जो हमेशा से घर खरीद सकते थे लेकिन नहीं खरीद रहे थे, उनको लग रहा था काम चल रहा है। कोविड में जब एक छत के नीचे सबको रहना पड़ गया तो शायद वो समझ में आया, तो लगा होगा कि 3 का 4 कर लें, 4 का 5 कर लें, जैसा भी जो भी मकान है BHK के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके आगे की चीज की 1 साल बिक गया, 2 साल बिक गया, 3 साल उस थॉट के साथ बिक गया, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक साइकिल है, जब चल गई है तो मोमेंटम जब तक पूरी तरह खत्म करने के लिए 50 रोड़े नहीं आएंगे तब तक रुकेगा नहीं, या 2026 में भी हमें यही होता हुआ दिखेगा और अगला ईयर अंडर हम करेंगे तब भी यही बात करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि कोविड का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा ही होता है, बट दैट ओनली एडेड अ बिट ऑफ फोमो एज गुलाम सेड, बट इसमें रेरा इन्वॉल्व है। आज बायर को लगता है कोई डेवलपर के पीछे खड़ा है डंडा लेके, तो रेरा को सबने गाली दी शुरू में, अब सब तारीफ कर रहे हैं कि नाउ इट एडेड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कि कोई है जो आग दिखा सकता है, तो मैं घर खरीद सकता हूँ खड्डे में भी, आई कैन बाय एन अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट, सो दैट एडेड अ लॉट ऑफ होम बायर कॉन्फिडेंस। सेकेंड, लॉट ऑफ वंडरफुल स्टार्टअप्स केम इन दिस पीरियड जो आपको बहुत डेटा दे रहे हैं, जो आपको घर पे पजामा में बैठे बैठे आप लैपटॉप पे देख सकते हो घर कैसा दिख रहा है, जो आपको पहले अगर आपको अपना वीक समझो 10 घर देखने हैं, यू हैव टू स्पॉइल 10 वीकेंड्स, नाउ यू कैन सिट इन योर हाउस, आप देख सकते हो घर
इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, जैसे अमेजोन पे दिखा है, राइट। बहुत कुछ चेंज हो गया लास्ट 10-15 साल में, और अब तो और बहुत कुछ चेंज होगा. सो आई थिंक दिस होल साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपर की बैलेंस शीट इंप्रूव होना, उनके पास पैसा आ गया, आईपीओ से आया या डेट से आया या लो इंटरेस्ट रेट से आया या सेल से आया, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्लस पेंट अप डिमांड ऑफ कोर्स. आई थिंक कोविड का सिर्फ एक ही फायदा था, मतलब अमंग्स ऑल द बैड थिंग्स कोविड डिड, दैट इट एडेड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. एंड सेकंड, जो आज भी हिंदुस्तान में 2 बेडरूम सबसे ज्यादा बिकता है, वो शायद 3 की तरफ बढ़ना शुरू हो गया. अभी भी 3 तक पहुंचा नहीं है, शायद 1.25-2.5 तक ही पहुंचा है. बट आई थिंक दैट इज व्हाट कोविड एडेड. उसके अलावा कोविड को कोई भी मैं रिस्पेक्ट दूंगा नहीं. इट वॉज ऑल डूइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, द पीपल एंड द डेवलपर्स and the banks probably. We have done what real estate is today. COVID has done nothing. It only added FOMO. ठीक है. और एक इसमें एक सवाल अब जोड़ ही लेते हैं जो अक्सर आपके साथ भी बातचीत में निकल के आता है कि बहुत अच्छा रियल एस्टेट चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कैपिटल वैल्यू जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगेन वही कि वो सारा टॉप लेवल पे बिक रहा है, उसे लग्जरी कह लीजिए, व्हाटएवर आप किसी भी डेफिनेशन में दे दीजिए. लेकिन जिसे कहते हैं कि सारे चक्के घूमें, छोटा बड़ा आगे पीछे दोनों तरफ पहिए चलें, वो तो सर नहीं चल रहे हैं. उस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं. अब ये सिंपल एक रियल एस्टेट का साइकिल है, क्योंकि वो इतना चमक गया इसलिए हम उस पर इतनी बातें कर रहे हैं. पहले लग्जरी नहीं चलता था तो अफोर्डेबल वो चलता था, अभी लग्जरी चल रहा है तो अफोर्डेबल बैक सीट पे, और हो सकता है कि अगले साल फिर से अफोर्डेबल, मिड, अपर मिड, लोअर मिड, ये सारे सेगमेंट चलने लग जाएं, लग्जरी थोड़ा स्टेबल हो जाए. तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइकिल या कुछ और? बदकिस्मती से लोगों की याददाश्त का समय जो है ना बहुत सीमित होता है, और जब अच्छा वक्त चलता है तो लोग बुरे वक्त को फौरन भूल जाते हैं. राइट. और ये चीज़ इस समय मैं पिछले 2-2.5 साल से जब लोगों को समझाता हूँ कि भाई इतने ज़्यादा बुलिश होना रियल एस्टेट को लेकर, ये समझना कि अब रियल एस्टेट पर जो वक्त आया है वो हमेशा यूं ही रहेगा, ये लोगों को समझाना बड़ा दोभर हो चला है. अगर यही चंद बातें अगर मैं लोगों को 2017-18 में समझाने की कोशिश करता तो शायद समझाने की भी ज़रूरत ना होती, क्योंकि लोग खुद ही कहते कि भाई इतनी तो वाहियात चल रही है मार्केट, हम कहाँ इसमें निवेश करें. तो कोई निवेशक उस समय इंडिविजुअल लेवल पर एज एन इंडिविजुअल हम निवेश नहीं कर रहे थे रियल एस्टेट में. पर आज बदकिस्मती से हालात इतने बदल चुके हैं कि किसी शख्स को ये समझाना कि भाई रियल एस्टेट साइक्लिकल बिजनेस होता है ग्लोबली, ये 10 साल, 11 साल, 12 साल का एक साइकिल चलता है, और इस समय पिछले 4 साल से लगातार हमने इसमें उठाव देखा है, उठती हुई मार्केट देखी हुई, उभरती हुई मार्केट देखी है. एक वक्त आएगा जब हम उस पीक तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद उसे नीचे आना ही है. बदकिस्मती से इस पहलू को समझने वाले अगेन बहुत कम ही लोग बचे हैं, क्योंकि हर शख्स के सामने वो कहानी है कि भाई ये फलान है तो उसका मकान दोगुना हो गया, फलां का मकान इतना बढ़ गया, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई. और अगेन ये ओवरऑल, जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड ने आपको लग्जरी की तरफ रागिब किया, रुझान आपका वहाँ बना दिया. उसी तरह अब ये चल रहा है कि रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा पहलू पे आ गई है. अभी दोबारा कुछ ऐसा मसला होने वाला नहीं है. ये जो एयर क्रिएट की जाती है ना, वो बदकिस्मती से लोगों को चकित कर देती हैं, उन्हें अंधा कर देती हैं, उन्हें फिर हकीकत का सामना करने की या तो हिम्मत नहीं रहती, या फिर वो अगेन वो फोमो के कारण कि अगर मेरा पड़ोसी वो कह रहा है कि अगर उसका मकान पिछले 2 साल में डबल हो चुका है तो मैं क्यों ना खरीदूं. और ये जो एयर तैयार हुई है, मैं चाहता हूं लोगों को खबरदार किया जाए कि वक्त आ गया है कि शायद हम वो पीक तक पहुंच चुके हैं. हिस्टोरिकली अगर 10-11 साल का भी हम साइकिल पकड़ते हैं, इस समय पिछले 5 साल से अगर ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है तो हम वहां पहुंच चुके हैं कि अब हमें कहीं ना कहीं सावधान होना बनता है. नंबर 1. दूसरी चीजें, अगर हम इशारे देखें, कई सारे ऐसे इशारे हैं जो आपको दबी जबान में कहते हैं कि भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, खबरदार. और ये इशारों में से चंद एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. सबसे पहले तो ये कि, और अगेन ये 2007-8 का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जब इसी प्रकार लग्जरी का एक वेव आया था
कि हर शख्स लग्जरी लग्जरी लग्जरी, दुनिया के सारे ब्रांडेड रेसिडेंसेस वगैरह सारे भारत में दाखिल हो चुके थे और हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साउथ मुंबई में, जहां हम इस समय बैठे हैं, साउथ सेंट्रल मुंबई में 2008 में हमने गिने थे कुछ 12,000 नए लग्जरी मकान तैयार होने में थे। बहुत सारे अप्रूवल स्टेज पर थे, बहुत सारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे वगैरह। उनमें से शायद 20% भी आज तक तैयार नहीं हुए हैं। तो ये समझना जरूरी है कि जब एक लहर आती है वो हर चीज को उठा ले जाती है, एक तरह की सुनामी है। इस समय आप उस सुनामी के पीक पर हो, लेकिन जब वो दबेगी, आप रेगुलर जो माहौल दोबारा देखोगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। और वो लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि आज हम शायद उस मकाम तक पहुंच गए हैं। और उसका मैंने कहा, सबसे पहले हर कोई लग्जरी क्यों बना रहा है? लग्जरी ओवरऑल मार्केट का 5% हो सकता है, चले 10%, बड़ा दिल खोल के हम 5 को 10% कह रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पिछले 5 साल में हर शख्स लग्जरी की बात कर रहा है और वो सिर्फ साउथ मुंबई तक सीमित नहीं है। आप चले जाइए, डोंबिवली में लग्जरी बन रही है, पनवेल में लग्जरी बन रही है, गुड़गांव तक तो ठीक था, अब मानेसर में लग्जरी बन रहा है, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हर जगह लग्जरी बन रहा है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये वो खबरदार कर रहा है, आपको बता रहा है कि देखिए आपके हाथों से वक्त रेत के मानंद है, फिसल रहा है, खबरदार हो जाइए। और वो वक्त आ गया है। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है। और ये दूसरी चीज जो हम चूंकि दूसरे सेक्टर की भी बात कर ही लेते हैं, जो मिड टू लोअर एंड में आज कोई डेवलपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि अगले 2-3 एक सवाल मैंने ना पिछले एपिसोड में भी पूछा था कि थोड़ा अगर इसके अंदर जाएं कि देश में हर तरह का डेवलपर है। चुनिंदा जो है वो लग्जरी बनाते हैं, डीएलएफ हो गया या ऐसे बड़े नाम ले लें, मुंबई में हीरानंदानी और ऐसे दक्षिण भारत में प्रेस्टीज, शोभा, ये वो। लेकिन आप 10 या 15 नाम गिनेंगे, उसके बाद नाम खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। तो जो बाकी के लोग हैं जो कि यूजुअली इस लेवल की लग्जरी नहीं बनाते, क्या इस दौरान वो भी यही सब कर रहे हैं? और अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो उनके रेगुलर सेगमेंट थे, क्या उसमें कुछ नहीं हो रहा है? वो कोई काम ही नहीं कर रहे? यही तो मसला है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो एक तरह की एयर तैयार की गई है, एक तरह का ये नैरेटिव तैयार किया गया है, वो चीज़ अब हमें बहुत तकलीफ दे रही है। क्योंकि हर वो सेकेंड टियर या बी ग्रेड डेवलपर या सेकेंड टियर लोकेशन में जब खरीदार आ रहा है तो वो भी यही कह रहा है ना कि भाई दुनिया सब लग्जरी बना रही है, आप मुझे सादा क्यों चेप रहे हो माल। तो ये एक तरफ तो आपने खरीदार का माइंडसेट इतना चेंज कर दिया कि चाहे वो किसी सेगमेंट को बिलोंग करता हो, वो चाहता है कि लग्जरी बनाई जाए। हमने अब तो एक नई टर्म शुरू हुई, अफोर्डेबल लग्जरी, आई एम श्योर आपने सुना होगा। ये क्या चीज है? ये तो पैराडॉक्स है। ये इस चीज को इकट्ठा लाके आपने एक नई कैटेगरी तैयार कर दी। वो शख्स जो 20 लाख 50 लाख का मकान खरीदना चाहता है, वो भी अब ये उम्मीद लिए बैठा है कि मुझे लग्जरी मकान मिलेगा। तो ये एक मसला है जो बहुत क्लियरली एक, दिस इज नॉट राइट नाउ मे बी चिंक्स इन द आर्मर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि थोड़े से क्रैक्स आपको सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रैक्स कहानी आपको बता रहे हैं कि आने वाला वक्त आपका कैसे होगा। और वो खबरदार कर रहे हैं आपको कि भाई संभल जाओ, अब भी वक्त है। और मेरे लिए मसला यही है कि जैसा अभिषेक ने कहा, इस साल अगर 5 लाख मकान बिके हैं, उन 5 लाख में से 3.5-4 लाख मकान 5 करोड़ के, कम से कम 2 करोड़ के ऊपर वाले हैं। ये कौन शख्स है, कौन खरीद रहे हैं? अगर कल को उन्हें अपने मकान बेचना हो तो कौन खरीदेगा उनसे? तो ये बहुत बड़ा मसला है जो इस तरह से स्नोबॉल हुआ है, वो खतरा है। तो अभिषेक, ऐसा कोई डेटा है हमारे पास कि ये सारे के सारे एंड यूजर्स हैं या फिर ये इन्वेस्टर्स हैं? अच्छा, एक चीज और भी सुनी मैंने, जो कोविड की कहानी के दौरान एक थ्योरी और आती है कि कोविड में जब वो फियर साइकोसिस आया कि भाई अपना घर होना चाहिए, तो विदेशों में जो भारतीय बैठे थे, जिनके पास पैसे थे, उनको भी लगा कि ऐसी परिस्थिति फिर से दुनिया में आए तो अपने देश में घर होना चाहिए या अपने देश में कोई ठिकाना होना चाहिए। उन्होंने भी हिंदुस्तान में बहुत पैसा डाला घर खरीदने के लिए, और थोड़ा विदेश से आ गया, थोड़े यहाँ के लोग, थोड़ा शेयर मार्केट। तो वो साइकिल अभी तक चले जा रही है और वही हमें सरफेस पे दिखती है, जो हमें नंबर्स और रिपोर्ट्स में अच्छा लगता है कहने सुनने में। क्या है एक्चुअल कहानी? नो सो एनआरआईज को हमेशा हिंदुस्तान से प्रेम था, प्रेम है, प्रेम रहेगा। एक टांग तो यहाँ रहने ही वाली है। So that demand will always be there. Investors पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे. They love real estate for whatever reasons. तो and they are good. They should be there in the market. I think up to 20-30% तो इन्वेस्टर्स अगर नहीं हैं तो मार्केट को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी कुछ पैसा दे देते हैं डेवलपर्स को प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सब कुछ पैसे चाहिए, राइट? कभी कभी बैंक नहीं देती,
कभी महंगा देती है, जो लेकिन भी है। डेवलपर कहते हैं कि अब वैसे लोग नहीं रहे जो कहते थे कि अभी 6 महीने में प्लिंथ पे निकाल लेंगे और 12 वो महीने तो उनको में। बोलना चाहिए, बोलना भी चाहिए, पर ऐसे होते हैं, अभी भी ऐसे ही चल रहा है, फिर से मार्केट वैसे ही हो गया। इट विल ऑलवेज बी देयर, Okay. इट कैन वेरी परसेंटेज हियर एंड देयर, और उसी पर वो फिर हम देखते हैं कि एक ही दिन में सारा बिक गया और 24 घंटे में सब। वो दैट इज ऑप्टिकल। वो उसके पहले जो 6 महीना 8 महीना 9 महीना काम कर चुके हैं, देयरफॉर दे आर एबल टू अनाउंस कि एक दिन में बिक गया, वो बताते नहीं है। दैट इज लेकिन उसमें भी ऐसे लोग भरे पड़े होते होंगे जो बीच में शुरुआत में 6 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं। yeah, that's I still feel that's a more of a sasural thing, North India thing. And as we go further down, कम होता रहता है. But coming to your question, NRI always there, investors always there, but I still feel इस पीरियड में जो लास्ट 4-5 साल में एंड यूजर्स हैव कमांडेड द मार्केट, एंड दैट्स ओनली हेल्दी फॉर द रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग ग्रोथ. माई ओपिनियन फॉर द, अभी वील टॉक अबाउट 26-27 जो भी, प्राइस विल नॉट इंक्रीज. जो डेवलपर मुझे बोलता है कि हम वेट करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, आई डोंट लाइक द डेवलपर. आई लाइक डेवलपर्स जो बोलता है मैं लैंड खरीदूंगा, बनाऊंगा, बेचूंगा, निकलूंगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट. तो मैं बिल्कुल भी इस ओपिनियन में नहीं हूँ. क्या होता है ना, सब लोग दे गेट आंखें चौंधिया जाती हैं व्हेन दे हियर लग्जरी. बकवास. लग्जरी इज डन वेल, बट दैट्स ओनली 1-2% ऑफ द मार्केट. हेलो, 5 लाख में से 2% कितना हुआ? 10,000. 4,90,000 homes were sold in the affordable or the mid segment, which is what India is. So why are we discussing luxury? That is only 2% of the market. Just forget them. इनको फर्क नहीं पड़ता, चाहे वॉर हो रहे हो दुनिया में, चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो पहले भी खरीदे थे, आज भी खरीदे, कल भी खरीदेंगे, राइट. Talk about the middle class of India. Talk about those people who are buying. What is the average home that sells in India? It's today, even today it's 75 lakhs. पर ये कहाँ बिक रहे हैं? अरे हर जगह बिक रहे हैं. ये बॉम्बे के बाहर हर जगह बिक रहे हैं. वसई, विरार, KDMC, गाजियाबाद, फरीदाबाद, फिर बैंगलोर, पूना, PCMC, तो एवरेज इज 45 lakhs. ये हर जगह बिक रहे हैं. हमको लगता है गुड़गांव बॉम्बे इज इंडिया. नो, गुड़गांव बॉम्बे इज नॉट इंडिया. इंडिया इज ऑल्सो नासिक, इंडिया इज ऑल्सो चंडीगढ़, ऑल्सो जयपुर, जिसका एवरेज इज 55 lakhs, जिसका एवरेज इज 70 lakhs. We should talk about that. तो फिर ये बातचीत में क्यों नहीं आता? या तो आप जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सिर्फ 7 या 8 शहरों की बात करती हैं, नीचे बात नहीं करती. हालांकि मुंबई और पेरिफेरी की बात आपकी रिपोर्ट भी कर रही है. आई थिंक कुछ 2-1 महीने पहले हमने शो किया था जहां पर मैक्सिमम सेल्स बॉम्बे में थे और जो पेरिफेरल सेल्स थे वो आउटर सबब, एक्सटेंडेड सबब्स में, वो यही 50-60 लाख 70 लाख वाले सेल्स थे. जो सबसे बड़ा प्लेयर उसमें निकल कर आ रहा था बॉम्बे. पर एक और रिपोर्ट थी, वो शायद आपकी रिपोर्ट थी या किसकी रिपोर्ट थी, जहां पर ये था कि नंबर ऑफ यूनिट्स घट रहे हैं सेल्स में, लेकिन वो ओवरऑल कैपिटल वैल्यू बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि महंगे घर ज्यादा बिक रहे हैं. तो फिर ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल हो गया. नहीं, होल्ड ऑन, तो मैं आपको बता देता हूँ. ये हमारी रिपोर्ट थी. ये जो 5 लाख का नंबर है वो पिछले साल से 5 या 6% गिरा है, एंड जो वैल्यू है वो 20% बढ़ी है. तो वो ऐसा नहीं सिर्फ इस बिकॉज कि वो जो 2% वाले और महंगे हो गए. It's also because रेती सीमेंट 5-6%, तो वैसे भी घर, नॉर्मल घर भी बढ़ते ही हैं प्राइस में, करेक्ट. दैट इज ऑल्सो द रीजन व्हाई इट इज गॉन अप. अगर आप रिपोर्ट बोलती कि मार्केट यूनिट्स में 20% गिर गया है और वैल्यू फिर भी 20% बढ़ा है, देन आई वुड गेट रियली वरिड. बट 6% गिरा है और 20% बढ़ा है, सो आई वुडंट गेट टू वरिड, क्योंकि 10% इज अ प्रॉपर्टी साइकिल. वो तो होना भी चाहिए, हेल्दी फॉर द मार्केट. 30%, 20% गिरता है, तो देन आई वुड बी वरिड. So yeah, I wouldn't worry about residential at all. तो कौन बना रहा है वैसे इनको? फिर ये कुछ अननोन डेवलपर हैं जिनके बारे में ज्यादा रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं होती. हमारा कंट्री का नंबर 1 डेवलपर बना रहा है. गोदरेज अफोर्डेबल घर बनाता है, लोधा अफोर्डेबल घर बनाता है, लग्जरी भी बनाते हैं, अफोर्डेबल भी बनाते हैं. दे मेक पलावा आल्सो, दे मेक वर्ली आल्सो, दे मेक बराबर हिल आल्सो. So there are developers who are making. लेकिन ये कंसंट्रेटेड है उन्हीं 7-8 शहरों में जहां पर हम बात कर रहे हैं. मुझे नहीं लग रहा कि वो लुधियाना में जाके बना रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वो विजयवाड़ा में जाके बना रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहा इनफैक्ट कि वो इंदौर में भी जाके बना रहे हैं. जहां जॉब्स हैं वहीं घर बिकेंगे. चलिए, तो ये जॉब्स एक अच्छी चीज है. गुलाम साहब, इस पे थोड़ा सा टर्न करते हैं. अब ये ऑफिस स्पेस जिसकी हम इतना जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो इतना ऑफिस स्पेस हो रहा है, कौन खरीद रहा है, किस लिए खरीद रहा है, क्या जॉब्स की बाहर आने वाली है, GCCs की बड़ी बातचीत हो रही है, क्या होगा? क्या इतना ऑफिस स्पेस हमारी आने वाली फ्यूचर की तरक्की को दिखा रहा है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे लिए? मैं उस सवाल पर आने से पहले आपकी इजाज़त हो अगर तो 2 मिनट लेना चाहूँगा आपके.
वो एनआरआई वाला फोकस जरूर ये एनआरआई जो है ना, अगेन मेरे हिसाब से इस पर भी एक बहुत बड़ी कहानी तैयार हुई है कि एनआरआई बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारा। ये इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। आप ये समझें, अगर आप एनआरआई जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि मकान नहीं खरीदते एनआरआई, पर वो एनआरआई जो मकान खरीदता है उसका अगर आप सर्वे करें, इंटरव्यू करें, वो आपको गाली देता हुआ पाया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो उसके फॉरेन करेंसी में जो इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन हुई है वो उसके सारे प्रॉफिट्स को नेगेट कर चुकी है। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। हम जो बड़े बड़े स्टेज पर जाकर एनआरआईज को बड़ा बड़ा क्रेडिट दे चलते हैं कि एनआरआईज की वजह से हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एनआरआई समझता है आज हम कितने 91 पर हैं डॉलर के सामने, और यही आज से 2 साल पहले कितना था, 80 था। और आप मतलब इस दौरान में आपने ऑलरेडी 20% तो आपका वेल्थ इरोजन हो चुका है। अगर रियल एस्टेट 10% बढ़ा है, आपका आर्बिट्राज करेंसी का वो 20% गिर गया है, आपने कौन से पैसे बनाए? तो ये बात तो तय है कि किसी एनआरआई ने इंडियन रियल एस्टेट में आज तक पैसा बनाया नहीं है। हाँ, अगर एंड यूज के लिए खरीदा होगा तो बिल्कुल मुमकिन है कि हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि किसी भी मुल्क में रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी गुजरना दोभर होता है एज एनआरआई, आपको फिर अपना देश याद करता ही है, चाहे आप रहें कहीं पर भी, लेकिन मिट्टी में यही मिलना चाहते हो। तो ये बात है कि एनआरआई जो मकान खरीदते हैं वो यहाँ का ही खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ख़ास तौर से बैरून ममालिक में कोई जगह नहीं है, तो वो लोग खरीदते हैं, लेकिन उनका मकसद रियल एस्टेट इन्वेस्ट और निवेश को ग्रो होता हुआ देखना कभी नहीं रहा है। बिकॉज वो सब जानते हैं कि जिस हिसाब से करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है उस हिसाब से उनको हमेशा लॉस ही करना है। तो वो चीज़ आई वॉन्टेड टू पुट अक्रॉस फॉर ऑल योर ऑडियंस के सभी को ये अंदाज़ा हो इस बात का। अब अगर आप इजाज़त दें तो हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने पूछा था जॉब मार्केट, ऑफिस वगैरह। ये सही बात है कि कोविड के बाद ये लगातार जो ग्रोथ रही है, कोविड वॉज द वर्स्ट पीरियड जहाँ पर हमारे ऑफिस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की कई सारी नई नई चीज़ें भारतवर्ष में देखी गई, और उस वजह से ऑफिस स्पेस का डिमांड सीरियसली गिरा था। कोविड से पहले हम 60 मिलियन नंबर कर चुके थे 2020 में, और 2021 में वो गिर के कुछ 30-32 मिलियन रहेगा। आधे से भी छोटी हो गई मार्केट पर एनम में, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर फीट अब्जॉर्ब्ड इन अ ईयर। अब वो चीज़ दोबारा बढ़ते बढ़ते 65, फिर 75, और अब शायद 80 के ऊपर 85 तक जा सकती है। ये जो नंबर बता रहा है 80-85 मिलियन का, और जिसका अभिषेक ने भी जिक्र किया था कि हम 1 बिलियन स्क्वायर फीट की मार्केट क्रॉस कर चुके हैं, और शायद अगला बिलियन अगले 6-7 साल में होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ बिल्कुल साफ है, वाज़े तौर पर हमारे सामने है कि ऑफिस का जो रिक्वायरमेंट है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, और उसका जाहिर सी बात है सीधा साधा असर जो होगा वो जॉब क्रिएशन पर होगा। अब उसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक वक्त था कोविड से पहले या और 10-15 साल पहले, 2008, 9, 10, जब हम ITS, बैक ऑफिस, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीज़ों पर बड़ा फोकस रहता था। हमारे ऑफिस स्पेस का तकरीबन 70-80%, 2/3 से ज़्यादा डेफिनेटली इन्हीं सेक्टर पे चला जाता था। लेकिन पिछले चंद सालों में ये तस्वीर बहुत हद तक तब्दील हो चुकी हैं। आज ये हमारे सामने GCC है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ये आउटसोर्सिंग का दूसरा पहलू है, ये एक्चुअली इनसोर्सिंग है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपना खुद का रिसर्च कर रही हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट आउट टू अ थर्ड पार्टी के बदले खुद अपने ही रोल पर आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो। और ये भारतवर्ष का एक और जो उम्दा पहलू जो सबके सामने, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, कि हमारे लोगों में, हमारे मैन पावर का जो ग्रोथ हुआ है, जो कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंसीज, ह्यूमन रिसोर्सेज में आई है, वो इस बात को बहुत हद तक इसका मैं क्रेडिट उसको देना चाहूँगा कि अगर आज GCCs बन रहे हैं तो वो इसलिए कि हमारे लोग इतने उम्दा हैं आज कि उनको रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बेहतरीन सैलरीज पर, और उनके लिए ऑफिसेज भी उसी तरह बेहतरीन बन रहे हैं। अगर दोबारा एक नंबर आपके सामने रखूं, एक वक्त था जब ITS के लिए दफ्तर बनाया करते थे, तब पर पर्सन जो एक सीट का उमूमन हम एक स्क्वायर फीटेज गिनते थे, वो 40-45 स्क्वायर फीट पर पर्सन रह गया था। मतलब एक शख्स के लिए आप 40 स्क्वायर फीट की स्पेस आप आंका करते थे जब आप ऑफिस हायर करते थे या रेंट करते थे। वही चीज़ अब दोबारा 100 के ऊपर जा रही है।
वो इसलिए कि जीसीसीज में आप हाई सैलरी पे एम्प्लॉयज लोगों को जॉब दे रहे हो, और ये वो लोग हैं जो आपके ओवरऑल ग्लोबल रिसर्च में हेल्प कर रहे हैं, और ये बेहतरीन रिसोर्सेज हैं। यही रिसोर्स अगर आप सैन फ्रांसिस्को में अगर हायर करते तो शायद आपका इसका 4 गुना 5 गुना आपका कॉस्ट होता, लेकिन चूंकि आप इंडिया में कर रहे हो। एक और दूसरी चीज़, अभी 2 मिनट पहले मैं बात कर रहा था करेंसी आर्बिट्राज की, यहाँ पर ऑफिस में ये एक बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। आप यूँ समझ लें कि पिछले तकरीबन 15-20 साल से हमारे ऑफिस का रेंट ऑन एन एवरेज आज तक $1 बना हुआ है। ओके। क्योंकि डॉलर गिरता चला जा रहा है, रुपी गिरता चला जा रहा है डॉलर के सामने। तो आज से 20 साल पहले जब 40 रुपए पर डॉलर था, उस समय एवरेज ऑफिस स्पेस जो था वो रेंट होता था 40 रुपए पर। आज वही ऑफिस स्पेस 90 पर हो रहा है, डॉलर वहीं का वहीं है। मतलब जो कंपनीज बाहर से आ रही हैं, ग्लोबल एमएनसीज हैं, उनके लिए रियल एस्टेट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एस्पेक्ट। और वही रिसोर्स अगर जो शख्स जिसको आपने इंडिया में हायर किया है, उसी को अगर आप सैन फ्रांसिस्को ले जाना चाह रहे हो, बे एरिया ले जाना चाह रहे हो, आप उसको 3x 4x सैलरी दोगे, तो ओवरऑल आपका 5x के सामने 1x या 2x में आपके इंडिया में काम हो रहा है। तो इतनी बड़ी सेविंग है। दुनिया का हर बड़ी बड़ी एमएनसीज जो है आज इंडिया में जीसीसीज पर महज इसलिए गौर कर रही हैं कि इतना अफोर्डेबल सौदा है, रियल एस्टेट भी अफोर्डेबल है, और हमारे लोग बेहतरीन क्वालिफिकेशन, बेहतरीन कॉम्पिटेंसीज और सैलरीज कंपैरेटिवली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उससे एक फ्रैक्शन में आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो जीसीसीज एक बहुत बड़ा शेयर ऑक्यूपाई करती हैं नए ऑफिसेस का। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तकरीबन 35 से 40% जीसीसीज पर इस बार 80 मिलियन में से 35 से 40% जीसीसीज की तरफ जा रहा है। उसके बाद एक और चीज़, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन, हमारे भारतीय आज जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, जो हम जीडीपी की भी बात कर रहे हैं, अभिषेक ने भी उस पर नंबर बताए थे आपको, 7% के ऊपर ग्रो करने वाली वाहिद कंट्री है दुनिया में। और हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और उस कंजम्पशन के बढ़ने के कारण हमारे ऑफिस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हमारे बैक ऑफिसेज, हमारे सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज एक्सेट्रा, हर चीज़ बढ़ रही है, और उसका सीधा साधा डायरेक्ट एडवांटेज ऑफिस मार्केट को आ रहा है। तो ऑफिस मार्केट जैसा ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, मेरा सबमिशन ये है कि ऑफिस मार्केट एक बहुत ही बेहतरीन मकाम पर खड़ा है। और एक तरफ जब मैं रेसिडेंशियल पर एक खतरा मंडलाता हुआ देख रहा हूं, ऑफिस में अगले चंद साल तक वो खतरा उस प्रकार से नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रोथ तो यहाँ बनी हुई है। इकोनॉमी तो ग्रो होनी है, 7-8% नहीं 6-7% ग्रो होगी, ओवरऑल ग्रोथ चलती रहेगी, और दुनिया के सारे ममालिक के बड़ी कंपनीज का फोकस इंडिया पे बरकरार रहेगा, और इसलिए ऑफिस मार्केट की जो डिमांड है वो बनी रहेगी जी। तो रेसिडेंशियल मार्केट के बरखिलाफ कि अगेंस्ट द सिचुएशन इन रेसिडेंशियल मार्केट, ऑफिस मार्केट इज गोइंग टू बी इन गुड कंडीशन। अच्छे हालात शायद कई और साल चलते रहेंगे अगेंस्ट रेसिडेंशियल, जो शायद ऑलरेडी हम मकाम पे पहुंच गए कि अब क्रैक्स अपीयर होते हुए दिख रहे हैं। राइट। तो अभिषेक, बहुत अच्छे से गुलाम साहब ने ऑफिस को डिस्क्राइब किया। अब इसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं कि ये जो सारी लीजिंग हो रही है, ये हैदराबाद, बेंगलुरु बहुत हुआ, बॉम्बे, दिल्ली, बहुत कंसंट्रेटेड लीजिंग है, यानी यहीं पे ये सब कुछ हो रहा है। उसमें से 40% के आसपास जीसीसीज हो गए, रेस्ट बाकी भी है। अब इसके कई एस्पेक्ट निकलेंगे कि ये सारी ग्रोथ, हम मानते हैं कि जब अगर इतना ऑफिस स्पेस हो रहा है तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग उसमें आएंगे, बैठेंगे, लेकिन वो कंसंट्रेशन तो कहाँ चला गया? सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में। तो क्या इस तेजी का, इस ग्रोथ का, इस डेवलपमेंट का फायदा इन्हीं शहरों को मिलेगा? नंबर 1, उसका वहां के रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या वो महंगा होता हुआ दिखाई देगा? बात हो रही है देश के छोटे शहरों की भी, बड़ी बड़ी की अभी टियर 2 सिटीज का समय आ रहा है, लेकिन आपने ही थोड़ी देर पहले यही बोला इस कार्यक्रम में कि वहां जॉब्स नहीं है। तो जॉब्स तो अभी फिर वहीं कंसंट्रेशन हो रहे हैं बड़े शहरों में। तो जब अगर वहां कमाने के मौके नहीं होंगे तो वहां घर भी क्या बिकेंगे? घर नहीं बिकेंगे तो जो ये कहानी है कि भाई छोटे शहरों में अब आप निवेश कीजिए, वहां अच्छे दिन आने वाले हैं, ये तो कंट्राडिक्ट हो गई। कैसे समझें इसको? नहीं, तो विपिन, इट विल नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। दीज 8 cities, 5 lakh homes, मैंने बोला फिर आप सारे स्टेट कैपिटल्स ऐड कर दो जो शायद 20 हैं, उनमें 5 लाख होम। ठीक है, राइट। जॉब्स कम हैं, इसलिए वो सब मिलके 5 लाख कर पा रहे हैं। ये अकेले 5 जो बड़े शहर हैं वही 5 लाख कर रहे हैं। राइट। अब मैं आपको मेरी सबसे फेवरेट सिटी का एग्जांपल देता हूँ, पूना। 15-20 साल पहले दैट वाज अ स्लीपिंग सिटी। इंजीनियर तभी भी थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इट हैज कंप्लीटली चेंज, एंड प्लीज नोट, माइंड इट, it is the only top city which is doing so well which is not a state capital.
दिल्ली है, बैंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है। सिर्फ पूना एक ही शहर है जो स्टेट कैपिटल नहीं है, फिर भी इज डूइंग सो वेल। वहाँ पे घर सबसे ज़्यादा बिके, 1 लाख घर बिके, मोर देन एनी सिटी इन द कंट्री, बिकॉज ऑफ इट्स अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज ऑफ जॉब्स बीइंग क्रिएटेड। सबसे ज़्यादा जॉब्स बैंगलोर एंड पूना में क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे भी घर बिकेंगे। एंड पर पूना आपको नहीं लगता एक थोड़ा आइसोलेटेड अलग एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर आईटी भी है। अगर बेंगलोर में किसी को आईटी नहीं करना है तो अगला नाम पुणे का आता है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ है। पहले का जो एजुकेशन का सेटअप है और वो तमाम चीज़ें वो तो हैं, तो पूना थोड़ा सा यूनिक एग्जाम्पल बन जाता है। चलो विल लीव पूना, लेट्स गो टू अहमदाबाद। राइट, अहमदाबाद 10 साल पहले उसका ऑफिस स्टॉक 7 मिलियन था, आज 30 मिलियन है। जी। उस सिटी के बाद हिंदुस्तान में ऐसी कोई सिटी नहीं जो 10 मिलियन भी है, चाहे वो कोई भी स्टेट कैपिटल हो, जयपुर हो, कोयम्बटूर हो, कोई भी, आई डोंट केयर। सो दिस कंट्री हैज टू सी रियल एस्टेट आउटसाइड दीज 5-6 सिटीज। बट अभी भी हम उन 8 के बाहर नहीं निकले, नहीं अहमदाबाद निकले, भी उसी में आ दैट गया। इज अ शेम फॉर आवर कंट्री। हम नहीं कर पाए। चाइना में 50 सिटीज हैं, अमेरिका में तो 60 सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज। तो इट्स अ शेम। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, माय बिगेस्ट ग्रज टू माय कंट्री इज दैट वी हैव नॉट गॉन आउटसाइड द 8 मेट्रो सिटीज। बट अहमदाबाद तो हुआ ना, हाँ, पर 7 से 30 हुआ, तो मे बी देयर कुड बी नेक्स्ट जयपुर, मे बी देयर कुड बी नेक्स्ट चंडीगढ़, बट वी विल हैव टू वेट। ओके। तो जॉब्स वहां नहीं है, इसलिए वहां पे सिर्फ 10,000 घर ही बिकेंगे। एंड वो 10,000 ऐड हो के जो भी नंबर बनेगा। उसका तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जिस पेस पर अर्बनाइजेशन हो रहा है और आगे जो उम्मीद है ऑलमोस्ट 60% को हम टच कर रहे हैं, तो वो तो नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन हम उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं जो ये बड़े शहर देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जीसीसीज आ रही हैं या दूसरे लोग ऑफिस स्पेस खरीद रहे हैं। क्या वो छोटे शहरों की तरफ मूव नहीं करेंगे या वहां जाके नहीं देखेंगे? सो मिस्टर नायडू मेड गूगल गो टू वाइजैक, समथिंग कैन हैपन। इट हैज, जैसे मैंने पहले ही कहा, जस्ट फॉरगेट कोविड, इट्स ऑल अबाउट द गवर्नमेंट, अस एंड हाउ वी कैन सेल दैट सिटी। Did anybody think Vizag Google can come? Not even the wildest dreams, but it happened, right? So we have to make it happen. Okay. And रही बात GCCs की, GCCs 10-15 साल पहले 70% ऑक्यूपाई करते थे हिंदुस्तान में, आज वो 50% हो गया। मार्केट शेयर, आई एम नॉट सेइंग कि वो कम हो गए हैं, वो बढ़े ही हैं, बिकॉज पाई बढ़ गया है, केक का साइज बढ़ गया है, Right. बट इट इज 50%, विच का मतलब क्या होता है? इंडियन MNCs आर ग्रोइंग, स्टार्टअप्स आर ग्रोइंग, कोवर्किंग इज ग्रोइंग। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए लेजी काउच, इंडिया पाकिस्तान का मैच चलना चाहिए, वो मैं शायद अपने ऑफिस में नहीं दे पाऊं, बट अ कोवर्किंग कैन ऑफर, राइट? सो the face, I call it this way, Vipin, the face of the Indian occupier is changing, and it's changing for good. अब एक थोड़ा सस्टेनेबिलिटी वाला सवाल भी पूछ लूं। अगेन यही, आप बेंगलोर की हालत देख लो, आप दिल्ली की हालत देख लो, गुरुग्राम स्पेशली, मुंबई की हालत देख लो, इवन अब तो हैदराबाद जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर की हम इतनी तारीफ करते हैं, वहाँ भी ट्रैफिक जैम्स और ऐसा लगता है मतलब जो कन्वीनियंस किसी सिटी में होनी चाहिए, जो एक लाइफ की क्वालिटी होनी चाहिए, मिस हो रही है। वहीं पे सर सब कुछ इतना सारा हुआ जा रहा है, उसके रिजल्ट क्या आएंगे? ये थोड़ा अलग सा सवाल है, लेकिन मन किया तो मैंने पूछा। देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा पहलू है जिस पर दो तरह के जवाब मैं देना चाहूँगा। पहला तो ये कि उमूमन रियल एस्टेट को सबसे बड़ा ब्लेम दिया जाता है कि रियल एस्टेट के कारण एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। नहीं, मैं थोड़ा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से आगे की बात कर रहा हूँ, मतलब सस्टेनेबिलिटी को यहाँ थोड़ा ब्रॉड मान लीजिए। मैं उस क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, वो मतलब सिटी कन्वीनियंस की बात कर रहा हूँ, सिटी की इफिशिएंसीज की बात कर रहा हूँ। कोई प्लानिंग तो इतनी ज़ोरदार है नहीं देश के अंदर, वही ट्रैफिक, वही पानी की कमी, वही बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू, और सब एक ही जगह घुसा रहे हैं। अभी भी लीजिंग वहीं हो रही, तो होगा क्या इन शहरों का? वही मसला, उसी पर मैं आ रहा था कि बदकिस्मती से जो ओवरऑल प्लानिंग है वो शायद ही किसी जगह देखी गई है, और जहाँ पर थोड़ी बहुत फोकस रही है प्लानिंग की, उन शहरों में आपको एक बैलेंस ग्रोथ होता हुआ आज भी दिख रहा है। उन दो शहरों का जिक्र मैं हमेशा करना पसंद करता हूँ, अहमदाबाद और हैदराबाद। ये दो शहर हैं जिसमें कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल रखा गया है और जिसके कारण ग्रोथ काफ़ी वेल स्प्रेड रही है। मुंबई हो, दिल्ली हो, इन सब जगहों पर बहुत ही हैफेजर्ड डेवलपमेंट हुई है कि पहले हम रियल एस्टेट खड़ा कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर 20-25 साल बाद आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा रियल एस्टेट से कई दहाई पीछे चलता रहा है और उस कारण से हमें हर तरह के मसाइल से उलझना पड़ रहा है। कुछ शहरों में काफ़ी तेज़ रफ्तारी से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि दिल्ली एंड मुंबई।
मुंबई जहां हम बैठे हुए हैं, शायद लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे कि गुलाम जिया मुंबई में बैठ के मुंबई की तारीफ कर रहा है, क्योंकि इस समय तो हर रोड खुदी हुई है, हर जगह पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि वी आर अ सिटी इन द मेकिंग। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुंबई में हो रहा है, उतना शायद दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा। हर साल कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच इज़ वे बिगर देन रियल एस्टेट। और उस कारण से ये जो ग्रोथ है, ये आपको एक ट्रांजिशन पीरियड में आप हो इस समय। चंद शहरों में मैं मानता हूँ बैंगलोर इज नॉट अप टू इट, बैंगलोर में स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो कंपेयर टू मुंबई एंड दिल्ली। दूसरे शहर कलकत्ता का मैं ना ही बोलूँ, चेन्नई में बदकिस्मती से कई सारे नेचुरल डिजास्टर भी हिट होते रहते हैं। तो ये बहुत से शहर हैं जहाँ पर कोई ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं है। मुंबई और दिल्ली में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पर भी इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कोई डिस्कशन नहीं होता। ये अगर आप जापान का एग्जाम्पल ले लें, जापान में जो हाई स्पीड ट्रैवल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप कहीं से भी कहीं पर भी आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो। उसके लिए चाहे आपको 300 किलोमीटर पर आवर या 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना भी हो तो वो मुमकिन है। 500 किलोमीटर आप ये समझ लें कि अगर आपको मुंबई से गोवा जाना है, आप 1 घंटे में पहुंच जाएगा। क्या आप सोच सकते हो? ये होता है दुनिया में। हमारे यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक के वो रीजनल ट्रांसपोर्ट पर अभी तक फोकस शुरू नहीं किया। और जिस चीज़ का जिक्र अभिषेक थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो शहर जो 8 ही 9 बने हुए हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमने रीजनल कनेक्टिविटी नहीं बनाई। अगर आप वो 500 किलोमीटर या चलिए 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ने वाली ट्रेन आज दुनिया में शायद कम से कम 20 शहरों में मुहैया हैं, अवेलेबल हैं। तो अगर इंडिया में भी हो जाए तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर आपकी ट्रेनें 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही हैं तो आप मुंबई से नागपुर, मुंबई से गोवा, मुंबई से नासिक, या फिर इसी तरह बेंगलोर से चेन्नई, बेंगलोर से हैदराबाद, बेंगलोर से मैसूर, आप वो सारे शहरों को 1.5 घंटे में कनेक्ट कर दोगे बेंगलोर से। तो आप ये सोचें कि जो शख्स फिर अगर बेंगलोर में काम कर रहा है तो मैसूर में रहते हुए बेंगलोर में काम क्यों नहीं कर सकता? मैंगलोर में रहते हुए बेंगलोर में काम क्यों नहीं कर सकता? गोवा में रहते हुए मुंबई में काम क्यों नहीं कर सकता? ये हो सकता है। और वहां पर ये जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज देयर। आप रीजनल कनेक्टिविटी जैसे ही जापान में हुई है, वैसे आप यहां कीजिएगा। 300 से तो शुरू कीजिए। आप अगर 300 किलोमीटर पर आवर की भी स्पीड से अपनी ट्रेनें बना रहे हो तो आपने आधी जंग तो जीत ली। उसके बाद 400, 500, 600 जब होगा तो आप ये सोचें कि आप फिर मुंबई से दिल्ली 2 घंटे में बाय ट्रेन पहुंचोगे। तो ये वो दौर है जो मैं आज भी शायद ख्वाबों में देख रहा हूं, फैंटेसाइज कर रहा हूं, लेकिन ये दुनिया में हो रहा है, हमारे यहां भी होगा। वक्त लगेगा लेकिन होगा। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हो वो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। शायद मैं बहुत दूर की सोच रहा हूं, आई एम श्योर कोई ना कोई मेरे अलावा और भी होगा जो सोच रहा होगा। तो शायद जो भारत आज से 20 वर्ष बाद होगा, मुंबई से दिल्ली आप 2 घंटे बाय ट्रेन जा सकते हो, जाओगे, मुझे यकीन है, क्योंकि 1100-1200 किलोमीटर का फासला अगर आप 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट ट्रेन चला रहे हो, आप 2 घंटे में ट्रेन से आप दिल्ली पहुंच सकते हो। तो अगर मुंबई से दिल्ली आप 2 घंटे पहुंच सकते हो तो भारत के किसी भी जगह से किसी भी जगह आप 3 घंटे में पहुंच सकते हो। तो वो भारत जहां पर ये सारी तब्दीली होगी, वहां पर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो एक दूसरा ही होगा। शायद उस समय हम कह सकते हैं अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो वो यही है। राइट। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे रिटायरमेंट से पहले वो हो जाए, ताकि ऐसा एक शो हम तीनों बैठ के और कर ले, नहीं तो अगली जनरेशन चलिए उसका लुत्फ उठाएगी। एनीवेज, हुए हैं काम, लेकिन वही है कि वो काम कितने पुख्ता हैं, एंड टू एंड उनका। जैसे मुंबई का मैं 1 मिनट ले लेता हूँ। मुंबई में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, अटल सेतु है हमारे पास, बांद्रा वाला सी लिंक है, लेकिन अगेन some time to enter into that sea link and after coming out of that sea link, तो जितना समय मैं सी लिंक पे बचाता हूँ उससे ज़्यादा मुझे एंट्री और एग्जिट में लग जाता है। तो मेरे लिए लाइफ फिर वहीं पहुँच जाती है। बट हाँ, ये नहीं कह रहा, मतलब मैं उस बात को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, साउथ बॉम्बे पहुँचने के लिए पहले जो 1.5-2 घंटे लग जाते थे, अभी वो कई बार 40 मिनट के अंदर भी हो जाता है। तो इट्स रियली अ गुड। और वही है कि आपकी एक रिपोर्ट याद हो तो हमने कार्यक्रम किया था कि क्यों अचानक से साउथ बॉम्बे का पूरा रियल एस्टेट मार्केट एक करवट ले रहा है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बट बदकिस्मती से वो काम सिर्फ और सिर्फ मुंबई में है। देश के बाकी शहरों में भी उस रफ्तार से हो तो बहुत अच्छी बात है। नाउ क्योंकि बातचीत, अच्छे वक्ताओं को बुलाने की एक दिक्कत भी है कि बातचीत में वक्त कब निकल जाता है, खत्म हो जाता है, पता नहीं लगता। अंतिम 2 मिनट, उसमें आप दोनों का 1-1 मिनट का कमेंट की। ये तो 2025 के लिए बहुत सारी बातें हो गई। एक मोटा प्रेडिक्शन अगर आपको 2026 के लिए करना हो तो आप क्या करेंगे? पहले आप सर।
आई स्टिल रिमेन कंसिस्टेंट एब्सोल्युटली। जो मैं हमेशा कहता हूँ वही वापस कहूँगा, हिंदुस्तान में दिस इज माई पिकिंग ऑर्डर ऑफ हाउ रियल एस्टेट विल रॉक। सबसे पहले रिटेल, फिर वेयरहाउस, फिर घर और फिर ऑफिस। अगेन मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ ऑफिस इज डाउन, खाली मैं आपको पैकिंग ऑर्डर दे रहा हूँ जी। घर तो ऐसा है विपिन कि आप यू हैव टू बी स्पेशली गिफ्टेड टू स्क्रू इट अप। अगर आप 1 करोड़ के नीचे के घर बना रहे हो वो तो बिक ही जाएंगे, राइट? सो दिस इज माई 2026 और 27 प्रिडिक्शन, बिकॉज इंडिया इज ऑन अ साइकिल which is unstoppable. Of course, there will be some intermediate cycles. Commonwealth आ चुका है, Olympics भी आ ही जाएगा, and the cities that you have to watch out for. ये आपने सवाल नहीं पूछा, but मैं बता देता हूँ. Right. Very bullish on Ahmedabad, very bullish on Noida. All my life, I have bashed UP for all the wonderful reasons, but it has changed now, and you can see some green shoots in Noida already. जो गुड़गांव पहले बड़े मियाँ थे, अब छोटे मियाँ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Okay. Right? That would be my thing. Okay. Right. गुलाम साहब? मेरे लिए तो जैसा मेरा पूरा ओवरऑल पिच रहा है, बॉडी लैंग्वेज रही है कि ये मार्केट कुछ इतनी अच्छी है कि अब ख़तरा दे रही है, ख़तरे के अलामात ज़ाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं जाकर ये अब तकलीफ़ देना शुरू कर सकती है. और ख़ास तौर से रेसिडेंशियल के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा आपके माध्यम से आपके सारे सामईन को दोबारा कहना चाहता हूँ कि भाई ख़बरदार, रियल एस्टेट रेसिडेंशियल एक बहुत ही चिंताजनक मकाम तक आ खड़ा हुआ है. ऑफिसेज अगले 2-3 साल और कोई ख़तरे की बात नहीं है. रिटेल मैं अभिषेक से बिल्कुल अपोज करता हूँ कि रिटेल एज अ सेक्टर बहुत ही एंड सिंस वी आर टॉकिंग रिटेल, लेट मी क्वालिफाई कि हम मॉल्स और बड़ी जो बड़े स्ट्रक्चर्स जहाँ पर आप जाके दिन दिन गुजारते हो उस पर एक ख़तरा मंडला रहा है. पिछले कई सालों से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, आगे भी जाते हुए हम कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे. वेयर हाउसिंग जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े बड़े स्क्वायर फीटेज की बातें हो रही हैं, लेकिन उसी समय वेयर हाउसिंग कंपनीज़ का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, सारे के सारे बहुत ही खस्ता हालात में हैं, क्योंकि रेंटल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट ऑक्यूपेंसीज जो आपने स्पेसेस बना रहे हैं वो बहुत बेहतरीन समय नहीं दर्शा रही. तो वेयर हाउसिंग और रिटेल मेरे हिसाब से एक चिंताजनक मकाम से गुजर रहे हैं. ऑफिस बेहतरीन सिचुएशन में है. रेसिडेंशियल के लिए वक्त शायद आया है कि अब दोबारा गौर करना होगा कि क्या ये पार्टी इसी तरह चलती रहेगी. जहाँ तक सवाल है आखिर में हॉस्पिटैलिटी का, इस पर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि भारत में जो हिसाब से टूरिज़्म या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आगे चल के हॉस्पिटैलिटी एक सेक्टर है जो आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकती है. राइट. तो क्या कमाल की बातचीत रही. बिल्कुल देखिए, कुछ जगह कलर्स मिले और कुछ जगह एकदम कंट्रास्ट, और यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है. अभिषेक जी ने एक अपना व्यू पॉइंट रखा, उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और गुलाम साहब का एक अपना व्यू पॉइंट है और अपनी अंडरस्टैंडिंग है. जाहिर सी बात है, एक बार सुनने में आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए ये शो आपके लिए यूट्यूब पे हमेशा मौजूद रहता है. द रियल एसेट शो पूरा टाइमलाइन है, उसमें लेटेस्ट एपिसोड आपको मिल जाएगा. एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, आप एंटरटेन तो होंगे ही होंगे, लेकिन रियल एस्टेट की एक पिक्चर धीरे धीरे आपके सामने उभरती चली जाएगी कि 2025 में क्या घटा और 2026 को आप कैसे देख सकते हैं. पूरे देश में चाहे ऑफिस हो, रेजिडेंशियल हो, मकान, प्लॉट, दुकान, व्हाटएवर, बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं जो अब आप भी अच्छी तरह पहचानते हैं शो देखने के बाद. उनमें हो क्या रहा है और किन शहरों में आप नज़र रख सकते हो. तो थैंक यू वेरी मच गुलाम साहब एंड अभिषेक सर. यहाँ पे बहुत मज़ा आया ये बातचीत कर रहे हैं, और मेरा यही उद्देश्य था आज की बातचीत का कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव आए कि कहानी मतलब आपको हर पहलू, हर कलर, हर रंग उसमें नज़र आए. तो वो चीज़ हो गई. आप दोनों को, चूंकि हमारा ईयर एंडर स्पेशल था, आप दोनों को ही नए साल की एडवांस शुभकामनाएं, एडवांस बधाइयाँ. थैंक यू. और आपको और आपके सारे ऑडियंस को नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं. थैंक यू सर, थैंक यू. और सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की. और भी हमारी आपकी मुलाकात तो रेगुलर होती है, तो वो शुभकामनाएं जाती रहेंगी. लेकिन ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा. 9:30 फ्राइडे यूट्यूब पे आपको नया एपिसोड मिलता है, और बाकी टीवी पे वीकेंड्स पे तो आप शायद दिन में 5 बार खोलेंगे तो 2 बार तो देख ही लेंगे एपिसोड आता हुआ. जहां भी आपके लिए मुनासिब हो वहां देखिए, लेकिन फीडबैक जरूर दीजिए. तो इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और नए साल की पार्टी जमकर कीजिएगा. थैंक यू, नमस्कार.